हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस हेलो एल्केन का लेक्चर 5 के बाद में लेक्चर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिकल रिएक्शंस का कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हेलो एल्केन्स परफॉर्म करते हैं। उससे पहले हम लोग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएंगे कि इस हेलो एल्केन का अगर देखा जाए तो आज की डेट में जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं वो लोग यूज़ करते हैं और वो मॉलिक्यूल कौन सा होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। वो मॉलिक्यूल होता है बच्चों हमारे पास में अगर देखोगे तो वो मॉलिक्यूल जो है वो होता है क्या 1,1,1 2 टेट्रा फ्लोरोइथीन। ठीक है ना। टेट्रा फ्लोरोइथेन जो है ये हमारा यूज़ किया जाता है जो अस्थमेटिक पेशेंट इनहेलर यूज़ करते हैं। तो मीटर्ड ड्रग जो होता है यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, जब एक बार प्रेस किया जाता है तो उसमें फिक्स्ड अमाउंट आता है जिससे वो अगर उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है तो सांस लेने में वहाँ पर कंफर्ट महसूस होने लगती है उस इनहेलर को लेने के बाद। तो बच्चों आज इस केमिकल रिएक्शन में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो करने जा रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में कि किस किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। तो अगर देखा जाए तो मेनली हमारे पास में जो हेलो एल्केन्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो हेलो एल्केन या हम लोग बोलते हैं क्या एल्किल हैलाइड। ठीक, हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं कौन कौन सी रिएक्शन। मेनली हम लोग दो पढ़ते हैं रिएक्शन, ठीक है ना। पहली कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं आपको पता होनी चाहिए बच्चों। पहली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तो ये हो जाती है। दूसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद में कौन सी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अब अगर ये एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन होती है हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन। ठीक, यानी ये जो बीटा एलिमिनेशन होता है इसमें भी कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें होती है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ये वाली रिएक्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए क्या होती हैं ये रिएक्शन। सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। और बच्चों मैं बता दूं यह अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेलो एल्केन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन का जो बीटा एलिमिनेशन है ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मैकेनिज्म आप यहाँ पर पढ़ोगे और उसी का एग्जाम्पल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन यहाँ पर देखोगे। इसमें आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि सेटजेफ रूल क्या होता है, अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें आप लोग डिस्कस करोगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। ऐसी अगर देखा जाए तो कौन कौन सी हम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन को देखते हैं हेलो एल्केन्स की। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यहाँ पर हम लोग दो पढ़ते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेटे दूसरी वहां पर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है आपको पता होनी चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। तो आप लोग ये जरूर देखिएगा कि ये दोनों पॉइंट्स या दोनों रिएक्शंस जो है वो किस तरीके से, ठीक है ना। तैयार हो भाई सीखने के लिए, तो आ जाइए जरा। अपनी प्यारी सी हेडिंग है कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इसी को शॉर्ट में एसएन रिएक्शन की बात कही जाती है।
अब अगर देखा जाए वहीं पर इसका अलग अलग लिखने का तरीका भी है, ठीक है ना। लिखने का क्या तरीका है, अगर इस तरीके से लिखा जाए SN1 तो इसका मीनिंग अलग होता है, अगर यहाँ पर लिखा जाए SN2 तो बच्चों इसका मीनिंग अलग होता है, और अगर यहीं पर लिखा जाए SNAR तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक है ना। जैसे लिखावट से क्या होता है, कभी कभी चीजें बदल जाती है ना, उसी तरीके से यहाँ पर तरीका भी बदल जाता है तो नाम भी बदल जाता है। अगर कभी भी SN1 लिखा जाए तो बोला जाता है क्या बेटा, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 का मतलब क्या होता है, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये जो होता है ये कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तरीका हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। तो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। अगर हम लोग देखें तो बेटा मैंने अलग से देखो ये डिफाइन कर दिया है कि एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल तो आप बता सकते हैं कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम या दूसरे ग्रुप ऑफ एटम को डोनेट करे और वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। मीन्स वी कैन से an atom or a group of atom that donates a pair of electron to another atom or group of atom to form new covalent bond, that species is known as what, nucleophile। क्लियर हो गया। ये दूसरा अगर हम इसको देखें तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। मैं कभी बता दूं, जैसे इस न्यूक्लियोफाइल को मैं अलग अलग करके भी देख सकता हूं, देखिएगा बेटा। न्यूक्लियोफाइल का मीन्स होता है, अगर मैं इसको अलग करूं तो ये देखिए वर्ड अलग हो गया और फाइल वर्ड अलग हो गया, ठीक है। इस फाइल का मतलब होता है बेटा लविंग, राइट। क्या होता है, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए इस फाइल का मतलब क्या है, तो वो वाली फाइल नहीं जो फाइल खुल जाती है, ठीक है ना, FPHILE फाइल, ठीक। इस फाइल का मीन्स क्या होगा, लविंग। और ये जो आगे वर्ड लगा है न्यूक्लियो, इसका मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग क्यों, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी यह इस स्पीसीज को प्यार करेगा जिसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। या आप यूं कह सकते हो ये जाकर के किस सेंटर पर अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी या जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर ये इसके साथ अटैच्ड होगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। यानी अब पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है ना। तो यह किसके साथ जुड़ा रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। अगर इसे अटैक करना होगा न्यूक्लियोफाइल को तो कहां पर जाकर के अटैक करेगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए लिखा भी गया है, अ न्यूक्लियोफाइल इज एनी reagent that donates an unshared pair of electron। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, लोन पेयर, ठीक है ना, लोन पेयर। यानी कि ऐसे स्पीसीज जिन पर लोन पेयर हो या जिन पर नेगेटिव चार्ज हो और वो अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज किसी को डोनेट कर रहे हो, और डोनेट करने के साथ साथ वहां पर न्यू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। क्लियर है बच्चों, आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर इनके एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। ऑल नेगेटिव स्पीसीज अगर देखा जाए तो सारी की सारी जो नेगेटिव स्पीसीज होती है ना, वो किस में आ जाती है, न्यूक्लियोफाइल में। उसके अलावा जिस पर लोन पेयर होता है वो भी हो सकते हैं, जैसे देखिएगा अमोनिया हो गया, जैसे देखिएगा I- हो गया,
जैसे देखिएगा H2O हो गया, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है ना। इसके अलावा C2H5OH, यहाँ पर देखा जाए तो ये देखो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। तो जिनमें लोन पेयर होंगे बेटे वो सभी किस में रखे जा सकते हैं बताइए, न्यूक्लियोफाइल में। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर बोला जाए तो देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल तो वर्ड आपको समझ में आ गया है, अब जरा सब्स्टिट्यूशन आपको समझना है। तो मैं एक बात बता दूं बच्चे, यहाँ पर जब कभी भी आप बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो देखिएगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, आप लोग इसको समझ लेंगे। लेट मी डिस्कस। सब्स्टिट्यूशन मीन्स when an atom or group of atom is replaced by another atom or group of atom। मीन्स आप ऐसा कह सकते हो आम भाषा में कि मान लो आप कहीं पर गए, ठीक है ना, पार्टी वगैरह में गए या फिर किसी फंक्शन वगैरह में गए, तो मान लो कोई इंसान बैठा हुआ है, आप गए, आपने उसको उठा दिया और उसकी जगह पर बैठ गए, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है ना। कुर्सी लेकर के घर नहीं चले आते हो, ठीक है, कि वहां से गायब ही कर दो, एलिमिनेट कर दो, वो नहीं। आप वहां पर मान लो कोई बैठा हुआ, उसको उठा दिया और आप खुद जाकर के बैठ गए, तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है ना। मीन्स ऐसे समझ लो आम भाषा में, जैसे लड़के और आपस में बात करते हैं ना, किसी एक का पत्ता काट के अपना पत्ता जोड़ लेना, ये समझ लो भाई सब्स्टिट्यूशन, ये सिंपली रिएक्शन होती है। लेकिन अगर यह सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, यह एक जगह का रिप्लेसमेंट दूसरी जगह में अगर न्यूक्लियोफाइल के जरिए किया जाएगा तो यही क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर अब इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन करके कैसे आप समझ सकते हैं, when one atom or group of atom is substituted by the another atom or group of atom ठीक है ना, यानी कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ऐसा ही रिएक्शन क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। यही बात कही गई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज एनी रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर, ठीक है ना, यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। इन जनरल इक्वेशन न्यूक्लियोफाइल is the न्यूक्लियोफाइल Nu, यानी कि अगर जनरली इक्वेशन में हम देखें तो Nu माइनस से ही हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं पर अगर देखेंगे तो हेलो एल्केन के लिए, ठीक है ना, किसके लिए बच्चों, हेलो एल्केन के लिए X जो है वो कैसा है, लिविंग ग्रुप है। और ये जो सब्स्टिट्यूशन होगा ये कहां से होगा, बोलो बेटा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से होता है, ठीक है ना। कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूं, जरा देखिएगा, ये आपके सामने है, ठीक है, ये आपके सामने रिएक्शन है, जो सारी बात कही गई पिछली स्लाइड पर आप फिर से अच्छे से देख लो। जो X इज लिविंग ग्रुप, यानी कि जब हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर X क्या है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना, ये एक पॉइंट है। सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो एक ये पॉइंट हो गया और दूसरा ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट से हम लोग समझ लेते हैं आगे का कंटेंट। ये आपके सामने जो दिख रहा है कार्बन, ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए बेटे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सिग्मा और ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर जब X ग्रुप की बात आएगी तो आपको पता होता है बेटा कि X कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, एक ये न्यूक्लियोफाइल X है माइनस में बाहर चला जाएगा, तो देखो बेटे ये यहाँ पर माइनस बन करके बाहर आ गया, यानी ये इसका साथ छोड़ रहा है, किसका साथ छोड़ रहा है, कार्बन का। तो जब वो खुद नेगेटिव चार्ज लेकर के जा रहा है तो कार्बन को कैसा चार्ज देकर के जाएगा, पॉजिटिव चार्ज देकर के जाएगा। और इसी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को जैसे न्यूक्लियोफाइल देखेगा तो तुरंत इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक। तो अब यहाँ पर आया,
जुड़ने वाला, यानी ये कैसा हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस लविंग है बेटा, ठीक है ना, कैसा है, न्यूक्लियस लविंग है। और ये इसका साथ छोड़ करके आया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, लीविंग ग्रुप बोलेंगे। यानी अगर आप देखोगे तो हेलो एल्केन में, ठीक है बेटा, किसमें, हेलो एल्केन में जो हैलोजन होता है ना, ये हमेशा किसका काम करता है, आपको मालूम होना चाहिए, लिविंग ग्रुप का काम करता है, ठीक है ना। इसीलिए ये यहाँ पर पॉइंट जोड़ा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने कि हैलाइड आयंस आर among the best and most important living group। यानी सबसे अच्छे से अगर देखा जाए तो हैलाइड आयन क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप का काम करते हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी बेटे, वो क्या कहलाएगी, मालूम होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको क्या पता चली, हैलोजन ग्रुप जो होंगे वो किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, ठीक है, सॉरी, हैलोजन ग्रुप किसका काम करेंगे, लिविंग ग्रुप का काम करेंगे, क्योंकि वो जब हटेंगे तभी तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। और ये सब्स्टिट्यूशन किस टाइप के हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर होगा। लिविंग ग्रुप कौन हो गया, हैलोजन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हैलाइड आयंस कैसे होंगे, बेस्ट क्या हो जाते हैं, बोलो बेटा, बेस्ट यहाँ पर लिविंग ग्रुप का काम करते हैं। तो ये जनरल हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई बेटे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब रिप्लेस किया जा रहा है किससे, बताओ बेटा, न्यूक्लियोफाइल। अब वहीं पर आ जाती है बीटा एलिमिनेशन, ठीक है ना, कौन से एलिमिनेशन, बोलो बेटा, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है ना, कैसा एलिमिनेशन होना चाहिए, बीटा एलिमिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है, सबसे पहले तो देखो एलिमिनेशन समझ लो, जैसे आप लोगों ने रियलिटी शोज देखे होंगे, तो रियलिटी शोज में एलिमिनेशन राउंड चलता है ना, एलिमिनेशन राउंड का मतलब होता है गाना गवा के दिखाते हैं अच्छे से, ठीक है ना, या डांस करवा के अच्छे से दिखाते हैं, जो नहीं कर पाता उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यही बाहर निकालना। अब बाहर निकालने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको जो है क्या करते हैं, मार पीट के बाहर निकालते कि हाँ नहीं निकल रहा तो पहले धो दिया फिर निकाला जो है, ठीक है, ऐसा नहीं, नॉर्मली बाहर कर देते हैं। यानी जब बाहर निकलता है तो इंसान न्यूट्रल होता है, उस टाइम उसके फेस एक्सप्रेशन कुछ नहीं हो रहा, तो वो सोचता है, अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि हमसे क्या फॉल्ट रहेगी, क्या गलती रहेगी जिसकी वजह से हमको निकाल दिया गया। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकालना, रिमूवल किसी भी चीज का, ठीक है ना। अब किसका, रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की, तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन किसका करते हैं, बोलो बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का, ठीक। तो अगर यहां पर पूछा जाए एलिमिनेशन का मीनिंग क्या है, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, तो जब कभी भी सबस्ट्रेट से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाहर कर दिए जाएं, निकाल दिए जाएं बाय यूजिंग सुटेबल रिएजेंट, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज बीटा, नहीं, एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी बीटा की बात नहीं है। अब बीटा कब लगाएंगे, अगर एलिमिनेशन के दौरान, during elimination, if hydrogen is eliminated from beta position, then the reaction is known as what, beta elimination। अगर elimination आप करा रहे हो बेटे और elimination के दौरान हाइड्रोजन जो है वो बीटा पोजीशन से निकलने लगे, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए देखिए कहा गया है क्या, रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम two adjacent carbon atom, for example the removal of hydrogen and X from an alkyl halide or H and OH from alcohol। अब देखो अगर H और X निकला, ठीक है ना, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर H और X निकला तो H जाएगा बीटा पोजीशन से और X है तो फंक्शनल ग्रुप, तो ये रिएक्शन कहलाएगी क्या, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अगर H गया और OH गया तो ये मिलकर के क्या बनाता है, H2O बनाता है, तो ये रिएक्शन किस में होती है, अल्कोहल में, ठीक। अगर H गया और OH गया तो यही क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, HX मतलब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है।
और वहीं पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, H2O जाए तो डिहाइड्रेशन। ठीक है बच्चों, तो आप समझ सकते हो, आप जान सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता भी सकता हूँ, मान लो एल्केन है यानी हेलो एल्केन है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास में क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है ना, क्या है बोलो, हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन अगर हमारे पास में है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन से हम एलिमिनेशन कराते हैं। ठीक है, तो सबको पता है बेटा एलिमिनेशन जो होगा ये कैसा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर एलिमिनेशन कराया हेलो एल्केन से, एलिमिनेशन किसका हुआ, HX का, तो हाइड्रोजन हैलाइड कहा जाएगा। तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, रिएक्शन का नाम होता है डीहाइड्रो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर अल्कोहल दिया गया है, ठीक है ना, अल्कोहल दिया गया और इसमें क्या हुआ एलिमिनेशन, इसमें भी कैसा होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। तो बाहर क्या निकल गया, H2O, तो यही क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन कहलाता है। बेटे ये दोनों की दोनों जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन है। तो बीटा क्यों बोला गया, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पर देकर के दिखा देता हूँ। ये हुआ CH3, ये हुआ CH2 और ये हो गया X। ठीक, ये हमारा हुआ फंक्शनल ग्रुप हैलोजन। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा। इसके जस्ट बगल वाला क्या कहलाएगा, बीटा। तो यहाँ पर देखो बेटा हम क्या कर देंगे, ये हुआ 2 और एक यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, यानी कि बीटा पोजीशन का ये H जाएगा और X ये फंक्शनल ग्रुप जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमने सुइटेबल रिएजेंट ले लिया। ठीक है ना, अभी कौन सा रिएजेंट लिया है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, सुइटेबल रिएजेंट ले लिया। तो जब सुइटेबल रिएजेंट लिया तो देखो यार यहाँ पर क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया और बाहर क्या निकल के चला गया, HX चला गया। तो हाइड्रोजन हैलाइड गया ना, तो ये हाइड्रोजन जो आया ये किस पोजीशन से आ गया, बीटा पोजीशन से। इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम हम लोगों ने क्या दिया, बीटा एलिमिनेशन दिया। ठीक है ना, अब एलिमिनेशन अगर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो एलिमिनेशन के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है अनसैचुरेटेड एल्कीन। ठीक है बेटे, क्या बन रहा है बोलो यार, अनसैचुरेटेड एल्कीन बन रहा है। अभी यहाँ पर किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से कि सर ये कैसे हुआ, ये किस तरीके से, तो आप पूछ सकते हो बिना हिचकिचाहट के। बच्चों देखो जो भी डाउट हो अगर पूछोगे नहीं ना तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वीडियोस तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, इस पैंडेमिक टाइम में देखो तो हर टीचर कोई ना कोई वीडियोस बना ही रहा है जो, ठीक है ना, आप YouTube पर कोई भी टॉपिक सर्च करोगे तो ढेर सारे वीडियोस आ जाएंगे, लेकिन जो आपको सबसे इजी वे में समझ में आए आप उसे प्रेफर करो। अभी अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट नजर आता है जो मैंने अभी तक बताया तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों कि बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, और हम लोग जब HX बाहर निकालते हैं सबस्ट्रेट से न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यही बीटा एलिमिनेशन कराया गया। ठीक, अब एक बात बहुत जरूरी है जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया है इस स्लाइड पर, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ देखिएगा, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर आल्सो बेसिस, यानी न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो किसका काम करते हैं, बेसिस का काम करते हैं। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बेस प्रमोटेड बीटा एलिमिनेशन आर कंपीटिंग रिएक्शन। मतलब समझिएगा, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तो न्यूक्लियोफाइल किसका काम करता है, बेस का भी काम करता है।
और अगर बेस की प्रेजेंस ली गई है तो वहां पर क्या हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है। जैसे देखिएगा, अगर हम इथॉक्साइड आयन लेते हैं, ठीक है ना, इथॉक्साइड आयन का फॉर्मूला सबको पता होगा। क्या होता है इथॉक्साइड आयन का फॉर्मूला? C2H5O-, राइट। द इथॉक्साइड आयन फॉर एग्जाम्पल इज बोथ, दोनों का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का भी, नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल का भी करेगा, और किसका काम कर रहा है बेटा? बेस का भी काम कर रहा है, ठीक है। किसके साथ कर रहा है, ये एग्जाम्पल आपको जानना जरूरी है। और वो एग्जाम्पल यहाँ पर देखो दिया भी गया है। क्या एग्जाम्पल दिया गया? ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन इट रिएक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन के साथ यह किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है ना। टू गिव साइक्लो इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्साइल एथिल ईथर एंड एज अ बेस, बेस के रूप में जब काम करे, एंड एज अ बेस टू गिव साइक्लोहेक्सीन एंड इथेनॉल। मीन्स ये जो तुम्हारे सामने बेटा दिया गया है C2H5O-, ये दोनों के साथ काम, एक बार यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, साइक्लोहेक्सेल यानी कि ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन ले रहे हैं। ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन कैसा, ये तुम्हारे सामने होगा, इस पोजीशन पर लगा दिया गया क्या, Br। तो इसके साथ अगर देखोगे तो इसके साथ किसका काम कर रहा है? इसके साथ कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए ये C2H5- है, आप देख सकते हो, साइक्लोहेक्साइल एथिल ईथर ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन के साथ, विद ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन इट रिएक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देख रहे हो किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का, ठीक। और वहीं पर ईथर बनाएगा, क्या बना देगा ये, बोलो बेटा, ईथर बना देगा ये, क्लियर। अगर हम यहीं पर ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन ले लें और ये बेस का काम करने लगे तो अब यहाँ पर ईथर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा एल्कीन, ठीक है ना, यानी कि आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये एल्कीन बनेगा तो इसका एल्कीन कैसा बनता है? इसी टाइप का तो बनेगा ना, ये इस तरीके का आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लोहेक्सीन, ठीक है ना, हेक्सीन हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग देख सकते हैं कि कैसे बेस का काम करेगा और कैसे यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो देखिए इस एग्जाम्पल को बच्चों, ठीक है ना। जब इस एग्जाम्पल को आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जरा समझिएगा कि इस तरीके से हम लोग देखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास जो एग्जाम्पल दिख रहा है ये क्या है? यही तो है ना, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, यही तो है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। अब अगर यहाँ पर इथॉक्साइड आयन जो है, इथॉक्साइड आयन फॉर्मूला पता है बेटा, क्या होता है? C2H5O-। अगर यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो यह इस कार्बन पर आकर के अटैक करेगा, जैसा कि एरो से समझाया गया। जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये अटैक करने का मतलब ये इधर Br- होकर के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और हमने लिया क्या? सोडियम। ये इथॉक्साइड आयन आया कहाँ से बेटा? ये इथॉक्साइड आयन है, आया है C2H5O-Na से, यानी यहाँ पर देखो Na+ आया और ये आपके सामने C2H5O- आ गया, यानी इस Na को कौन लेकर के चला जाएगा? Br बाहर क्या बना लेगा? देख सकते हो ये प्रोडक्ट बन रहा है NaBr, यानी कि अगर यह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो इस कार्बन पर अटैक करेगा और Br- जो कि किसका काम करेगा? ये वाला Br-, हालांकि लिखा गया है लिविंग ग्रुप का काम करेगा, ये चला जाएगा बाहर, NaBr बना लेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये देखिए बन गया क्या? साइक्लोहेक्साइल एथिल ईथर। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पता चल गया ना कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी? जब इथॉक्साइड आयन जो है वो किस पर अटैक कर रहा है? कार्बन पर,
तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि वो Br माइनस जब हटेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चों जब यह बेस का काम करेगा, तो देखो पॉइंट लिखा हुआ, एज अ बेस एथॉक्साइड आयन अटैक्स कहां पर अटैक करेगा, दिस हाइड्रोजन। एथॉक्साइड आयन कहां पर अटैक करेगा, बोलो बेटा, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, ठीक है ना। अब एथॉक्साइड आयन इस हाइड्रोजन पर जब अटैक किया, तो देखो बेटे, अटैक करने के बाद में ये H किसके पास चला जाएगा, CH3CH2OH बना करके। तो ये बाहर देखो अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। अब जैसे ही ये बाहर गया, तो बाहर बनने के बाद NaBr को ले लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाएगा इस तरीके से। हाइड्रोजन पर अटैक किया तो हाइड्रोजन H+ बना के बाहर चला गया ना, और यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया, इस जगह पर, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है, अगर हम Br के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो Br के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन हो गई, बोलो बेटा, बीटा पोजीशन हो गई। तो इथॉक्साइड आयन जब बेस का काम करेगा तो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो वो कार्बन पर अटैक करेगा, और उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर ब्रोमीन ऐड है या जहां पर हेलोजन है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, यही रिएक्शन कहलाई, कौन सी, बोलो बेटा, बीटा एलिमिनेशन। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो कार्बन पर आकर के अटैक करेगा, और जब बेस का काम करेगा तो हाइड्रोजन पर आकर के अटैक करेगा, क्योंकि वो H+ देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं बच्चों, और देखते हैं उन एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहला एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है, दिया गया है आपको हेलोजन, ये ठीक है, हेलोजन दिया गया, ये Na+ और SH-, तो ये बोलो क्या हो गया, ये यहाँ पर काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का। किसका काम कर रहा है, बोलो बेटा, न्यूक्लियोफाइल का। तो NaBr बाहर चला गया, SH आकर के जुड़ गया, यानी कि ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। देखिए ये इस तरीके से है, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, SH आकर के बाहर क्या निकल गया, बोलो बेटा, निकल गया NaBr, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया। तो अब आपको पता है ये अल्कोहल है, तो ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये बाहर क्या निकल गया, देखो ये H+ आया और ये माइनस आया, यानी इसने किसका काम किया, न्यूक्लियोफाइल का। सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तुरंत। तो सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से हुआ, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, OC2H5 आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड वैसा का वैसा ही रखेंगे। बाहर क्या निकल गया, बोलो बेटा, बाहर निकल गया HCl, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर पहली बात, तो यहाँ पर बोलो कैसी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कैसा हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बेटे इधर तो देखो बेस आ गया, इधर क्या आ गया, बेस आ गया। तो ये तुम्हारा I जो है वो किसके साथ आ जाएगा, Na के साथ, ठीक है। और इसमें इस जगह से, क्योंकि ये वाले जो पोजीशन है ये टर्शरी पोजीशन है, राइट, तो ये हाइड्रोजन OH के साथ बाहर चला जाएगा, तो साथ में क्या निकल गया, देखो NaI और क्या, वाटर यानी H2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर बेस है, तो बेस की वजह से बेस वाला किस पर अटैक करेगा, OH किस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर, ठीक है, हाइड्रोजन को बाहर लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, ये हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, बोलिए, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब कार्बन पर अटैक हो, तो कार्बन पर अटैक होने का मतलब वो किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, और अगर हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है तो वो किसका काम कर रहा है, बेस का कर रहा है, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। जब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यानी कार्बन पर अटैक किया, तो वहां पर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इजी है। जब बेस का काम करेगा वहां पर, तो वो रिप्लेस करेगा, यानी अब रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से आप लोगों ने, अभी मैंने टाइप्स की बात नहीं की बच्चों,
मैं अभी सिर्फ कंपेयर करा रहा हूँ कि जब बेस का काम करेगा तो एलिमिनेशन कराएगा, और जब वहां पर कार्बन पर आकर के अटैक करे तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब वहीं पर आते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, उससे पहले आपको न्यूक्लियोफाइल्स के मैंने एग्जाम्पल भी बताए हैं, तो जरा एक बार रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा कि ये क्या क्या है। अगर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिवली चार्ज में कौन कौन से हो सकते हैं, OH माइनस, RS माइनस, यहाँ पर एक और भी लिख सकते हो SH माइनस, I माइनस। ठीक है, ये सभी किसमें हो जाएंगे, बोलो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकते हैं किसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है ना, बिकम्स न्यूट्रल इन प्रोडक्ट, और वो हमेशा अगर नेगेटिव चार्ज का है। ठीक है ना, देखो रिएक्टेंट साइड बेटा, एक मिनट के लिए समझ लीजिएगा। ठीक है ना, क्या समझिए, अगर रिएक्टेंट साइड, हमने क्या कहा, रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड अगर उन पे चार्ज है, ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड वो कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है, बोलो बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो सकता है। ठीक, अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर लोन पेयर होता है, जैसे आप देख सकते हो अमोनिया हो गया, एल्कोहल हो गया, H2O हो गया, जो यहाँ पर अनचार्ज्ड होंगे, रिएक्टेंट साइड अनचार्ज्ड होंगे, वो प्रोडक्ट साइड जाकर के कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। ठीक, कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। और फाइनली प्रोटॉन ट्रांसफर से वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और ऐसा किसमें पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ध्यान रखोगे बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात थी। अब आगे आते हैं इनके हम रिएक्शन, जैसे देखो एक ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, OH माइनस, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर ये R के साथ आ जाता है तो ये बन जाएगा क्या, ROH, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। अगर RO माइनस है तो ये R के साथ अगर जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा ROR, तो बेटे ये क्या बना लेगा, ईथर बना लेगा। SH माइनस है, अगर ये R के साथ ऐड आ जाए यानी RSH, ठीक है, तो यही क्या होता है, थायोल बना लेता, मरकेप्टेन इसी को बोलते हैं। इसमें आपको पता होगा एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है CH C2H5SH, एथिल मरकेप्टेन, जो LPG सिलेंडर में ऐड किया जाता है गैस लीकेज पता करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता प्रोपेन और आइसोब्यूटेन गैस उसमें भरी जाती है LPG सिलेंडर में, तो उनका तो कोई ऑर्डर होता नहीं, वो तो महकते हैं नहीं। ठीक है, तो उनकी लीकेज को फिर पता कैसे चलोगे, मान लो सिलेंडर लीक कर रहा होगा तो पता कैसे चलोगे, तो ये यही एथिल मरकेप्टेन होता है, C2H5SH होता है, जो बताता है कि नहीं गैस लीक हो रही है, तो एथिल मरकेप्टेन वहां पर ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए अगर हम RS माइनस को R के साथ जोड़े तो क्या बना लेता है, बोलो, थायो ईथर बना लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं थायो ईथर, RSR। ठीक, अगर ये I माइनस आ जाए R के साथ जुड़ के तो यही क्या हो जाता है, एल्काइल आयोडाइड बना लेता है। अगर अमोनिया आ जाए, ठीक है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, अमोनिया अगर आ जाए बेटा तो एल्काइल अमोनियम आयन बनता है जाकर के। ठीक है, क्या बनेगा, एल्काइल अमोनियम आयन, यानी RNH4 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर वाटर आता है तो वाटर आपको पता है प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद में क्या बना लेता है, अल्कोहल, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। अगर अल्कोहल आ गया तो क्या बना लेगा, ईथर बना लेता है। ठीक, इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जब होती है ना बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इस X को, यानी कि ये CH3X है, इस X को हटाएगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, तो बाहर कौन निकल जाएगा, यही लिविंग ग्रुप निकल आता है। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या रिएक्शन जो है हमारे पास में SN1 और SN2 रिएक्शन,
तो SN1 और SN2 ये दोनों का दोनों किसका पार्ट होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है। मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया था बच्चों कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसमें 3 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा था बाइमॉलिक्यूलर, और तीसरा था एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, ये जो अलग अलग रिएक्शंस आपको पढ़ेंगे, आप लोग देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर है। यानी ये समझ लो ये घटना ऐसा नहीं कि आज ही कल में साइंटिस्ट ने खोजा है और आप लोग पढ़ने लगे, नहीं, ये समझ लो 70 साल पुरानी चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर हम लोगों को बताई गई थी, दी गई थी। ठीक, और इनकी मैकेनिज्म भी जो थी वो प्रपोज की गई थी अलग अलग, लेकिन इन दोनों रिएक्शंस में जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस था वो क्या था कि बॉन्ड की ब्रेकिंग कार्बन से कैसे होगी, लिविंग ग्रुप कैसे निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल उस पर कैसे अटैक करेगा। इन्हीं फंडामेंटल डिफरेंस पर हम लोगों ने 2 तरीके की रिएक्शन पढ़ी हैं, और वो 2 तरीके की रिएक्शन कौन कौन सी आई थी बेटा? एक आई थी SN1 रिएक्शन और एक आई थी SN2 रिएक्शन। यानी कि फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, लिखा भी गया, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन देम इज टाइमिंग ऑफ bond breaking between carbon and the living group and of bond forming between carbon and the nucleophile। मैंने यही बात कही कि कार्बन और लिविंग ग्रुप कैसे अलग हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने कैसे अटैक किया। इन फंडामेंटल डिफरेंसेस के बेसिस पर हम लोगों ने 2 पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी, SN1 और SN2 रिएक्शन, और इसी में हम लोगों ने ऑप्टिकल फिनोमेना भी देखा, एक में रेसमाइजेशन और एक में इन्वर्जन देखा। एक रिएक्शन फेवर करती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस, एक रिएक्शन फेवर होती है पोलर अप्रोटिक की प्रेजेंस, एक रिएक्शन में हिंड्रेंस काम करता है और एक रिएक्शन में हिंड्रेंस काम नहीं करता। एक रिएक्शन में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन जाए, और एक में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। ठीक, एक फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जबकि एक फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और सारी रिएक्शंस करेंगे हम लोग एलिमिनेशन की और सब्स्टिट्यूशन की अगले और लास्ट लेक्चर में। तो मुलाकात होगी हम लोगों की नेक्स्ट टर्म पर।